नमस्कार साथियों। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार की, यानी कि भारत का जो लोकेशन और उसका एक्सटेंशन कितना है, कितना एक्सटेंट है। अब देखिए, इसी कड़ी में हम लोगों ने भारत की ग्लोबीय स्थिति के बारे में अध्ययन किया था कि भारत की ग्लोबीय अवस्थिति क्या है, कि ग्लोब में भारत कहाँ स्थित है। और उसी के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत हम अक्षांशीय स्थिति और उसकी देशांतरीय स्थिति, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लोकेशन जो है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और अक्षांशीय दृष्टि से, या यदि हम लैटिट्यूड के लोकेशन के अकॉर्डिंग देखें, तो भारत जो है वह नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतरीय यानी कि लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट जो है लोकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो जो इंडिया की लोकेशन है वह ईस्ट हेमिस्फीयर पूर्वी गोलार्ध में। और इसीलिए जब हम ग्लोबीय स्थिति की बात करते हैं, ग्लोब में यदि भारत के लोकेशन की हम लोग बात करते हैं तो भारत जो है वह उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में आता है। और जब हम ग्लोबीय स्थिति का अध्ययन करते हैं जिसमें हम अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति का अध्ययन करते हैं, तो उसी के अंतर्गत हमें अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार पूछा जाता है। तो देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है उसके बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करते हैं आज हम किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो हमने अभी तक अध्ययन जो किया है वहां सबसे पहले अध्ययन क्या है, भारत की ग्लोबीय अवस्थिति। और भारत की जो ग्लोबीय अवस्थिति है वह क्या है, उत्तर पूर्व। ग्लोबीय अवस्थिति के अंतर्गत हम लोगों ने जो अध्ययन किया है वह क्या है, भारत की अक्षांशीय स्थिति, जो कि कहां है, उत्तरी गोलार्ध में। और भारत की देशांतरीय स्थिति यह है पूर्वी गोलार्ध। इसी के अंतर्गत हमने अध्ययन किया है भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में हमने अध्ययन किया था कि भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, भारत कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, भारत का उत्तरतम बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु, यानी कि जो भी अक्षांशीय अवस्थिति या अक्षांशीय स्थिति और विस्तार को लेके जितना पूछा जाता है उनके बारे में हम अध्ययन कर चुके। और इसी कड़ी में आज हम अध्ययन करने वाले हैं देशांतरीय स्थिति। और देशांतरीय स्थिति के साथ हम किसके बात करने वाले हैं, देशांतरीय विस्तार की। देशांतरीय स्थिति के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि देशांतरीय दृष्टि से जो भारत है वह
पूर्वी गोलार्ध, ईस्ट हेमिस्फीयर में है। और जब भारत पूर्वी गोलार्ध में है तो भारत की देशांतरीय स्थिति उसके देशांतरीय विस्तार को भी बताती है। तो अब इस कड़ी में हम देशांतरीय विस्तार और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर और उनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत के देशांतरीय विस्तार की। भारत का देशांतरीय विस्तार। अब समझना कि यह जो हमारा भारत है, यहां हमारा भारत है। अब देखिए हमने जो अध्ययन किया था कि यह जो रेखा है, यह रेखा यह जो रेखा है इसे हम 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा कहें। तो अब इस ग्रीनविच रेखा के भारत किस दिशा में है? पूर्व दिशा में, यानी कि भारत जो है वह पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि देशांतरीय दृष्टि से भारत जो है वह पूर्वी गोलार्ध। अब भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह इस प्रकार से रहेगा। यह जो देशांतर है, यह देशांतर है वह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। इस देशांतर से भारत जो है शुरू होगा और यहां तक भारत का विस्तार है। यह है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर हो गया? अब इसका मतलब है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी क्लियर हो गया? अब ये ध्यान रखना कि जिस प्रकार अक्षांशीय विस्तार में हम दोनों के साथ पहला अंक और द्वितीय अंक जहां से प्रारंभ होता है और जहां तक विस्तार है दोनों के साथ उत्तरी अक्षांश आता था। क्यों? क्योंकि भारत पूरा पूरा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है अक्षांशीय दृष्टि से। उसी प्रकार देशांतरीय दृष्टि से भारत पूरा पूरा कहां है? पूर्वी गोलार्ध में। इसलिए पूर्वी देशांतर से ही भारत शुरू होता है और पूर्वी देशांतर पे समाप्त होता है। अब ये इसलिए जरूरी है
क्योंकि वर्तमान में कई एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें चारों जो आंकड़े, यहां जो आंकड़े चारों ऑप्शन में एक जैसे ही है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, अब सादा ABCD चारम। लेकिन उन्होंने जो यहां पूर्वी देशांतर है, यहां पे किसी में पश्चिमी देशांतर कर लिया, किसी में पहले पश्चिमी देशांतर है, किसी में बाद में पश्चिमी देशांतर है। यानी कि किस ऑप्शन में इसके साथ पश्चिमी देशांतर लिखा तो एक ऑप्शन में इसके साथ लिख दिया। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी देशांतरीय विस्तार पूछा जाएगा तो दोनों अंकों के साथ जो है पूर्वी देशांतर ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भारत जो है वह पूर्वी गोलार्ध में है, तो पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और पूर्वी देशांतर पे समाप्त होता है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब दूसरा पॉइंट ध्यान रखना कि हमने पहले भी बात की है, जब हमने अक्षांशीय विस्तार पूछा था, पढ़ा था, उस समय भी हमने बात की थी कि हमें कई बार भारत का अक्षांशीय या देशांतरीय विस्तार पूछा जाएगा, लेकिन ऑप्शन में ये आंकड़े नहीं होंगे। इसका मतलब है कि हमने अध्ययन किया कि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। लेकिन जब हमने प्रश्न को देखा तो प्रश्न तो यही था कि भारत का देशांतरीय विस्तार है, लेकिन ऑप्शन में ये आंकड़े नहीं थे। इसका मतलब है कि भारत के देशांतरीय विस्तार को उन्होंने देशांतरों के आधार पर पूछा है कि भारत जो इस देशांतर से शुरू होके इस देशांतर पे पूरा होता है या समाप्त होता है, तो यहां जो भारत है यहां कितने देशांतरों के मध्य स्थित है। अब ध्यान रखना, दूसरा जो हमें पूछा जाता है वह पूछा जाता है भारत का देशांतरीय विस्तार। इसका तात्पर्य है कि भारत जो है कितने देशांतरों के मध्य स्थित है। और जब भी आपसे भारत कितने देशांतरों के मध्य स्थित है तो इसको निकालने का सिंपल तरीका है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, यानी कि घटा देते हैं। और जब हम 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर को घटाते हैं तो कितना आता है, यहां ध्यान रखना, 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर। तो क्लियर हो गया है दोनों ही चीजें कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, या फिर भारत का देशांतरीय विस्तार यानी कि भारत कितने देशांतरों के मध्य है तो 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरों के मध्य। और इसी देशांतरीय विस्तार के आधार पे भारत की जो है पूरब से पश्चिम क्या निकाली जाती है, चौड़ाई निकाली जाती है। तो देखिए भारत की पूरब से चौड़ाई 2933 किलोमीटर, यानी कि जिस तरह से हमने भारत की लंबाई पढ़ी थी 3214 किलोमीटर, उसी प्रकार भारत की पूरब से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर है। क्लियर हो गया? तो क्या याद रखना है, एक तो देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत कितने देशांतरों के मध्य स्थित है, और भारत की पूरब से पश्चिम चौड़ाई कितनी है। अब देखिए यहां से प्रश्न हमें लंबाई और चौड़ाई का अंतर भी पूछा जा सकता है, और लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा तो क्लियर होना चाहिए कि
3214 जो कि लंबाई है, उसमें से 2933 जो कि चौड़ाई है, उसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो लंबाई में से चौड़ाई को घटाएंगे तो जो शेष बचेगा वह भारत की अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का अंतर या लंबाई और चौड़ाई का क्या आएगा, अंतर आएगा। क्लियर हो गया। हालांकि ऐसे जो प्रश्न जो कॉमन पूछे जाते हैं उनका हम अध्ययन सबसे अंत में करने वाले हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए, इसके बाद हमें पूछा जाएगा कि भारत जिस देशांतर से शुरू होता है वह भारत का पश्चिमी बिंदु होगा और जिस देशांतर पे भारत समाप्त होता है वह भारत का पूर्वी बिंदु होगा। तो इसीलिए हमें पूछा भी जाता है कि भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है और भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो समझना इसे भी। भारत का पश्चिमतम बिंदु, सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, कहां है और उसकी देशांतरीय स्थिति क्या है। तो यह जो हमारा भारत है, यह भारत है और यह जो है यह भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर होगा और यह भारत का पूर्वी देशांतर। यह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और यह है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब यह जो बिंदु है, अब यहां समझने की बात, यह जो बिंदु है यह भारत का क्या होगा, पश्चिमतम बिंदु। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि भारत का जो है पश्चिमतम बिंदु कौन सा होगा, जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित होगा, यह भारत का पश्चिमतम बिंदु होगा। अब यह पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, तो यह पश्चिमतम बिंदु है गुहार मोती, या जिसको गोर मोता भी लिखा हुआ मिलता है। कहां पे है, सर क्रिक, किस राज्य में है, गुजरात में। यानी कि पॉइंट क्लियर हो गया कि भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, तो वह है गुहार मोती या गोर मोता सर क्रिक गुजरात में। यहां तक क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट कि यह जो पश्चिमी बिंदु है यह किस देशांतर पर है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। तो यहां से प्रश्न बनता है कि भारत के पश्चिमी बिंदु की देशांतरीय स्थिति क्या होगी। तो इसकी जो देशांतरीय स्थिति होगी वह होगी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कितनी होगी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। यह इस भारत के पश्चिमतम बिंदु की देशांतरीय स्थिति होगी। अब देखिए, इसी कड़ी में हम बात करते हैं भारत का पूर्वीतम बिंदु।
तो देखिए भारत के पूर्वतम बिंदु का जब हम अध्ययन करते हैं तो यहां जो बिंदु है, यहां भारत का पूर्वतम बिंदु, यानी कि किसका अध्ययन कर रहे हैं अब हम बात करते हैं भारत का पूर्वतम बिंदु। अब पूर्वतम बिंदु कौन सा है, तो देखिए यहां जो है, यहां भारत का पूर्वतम बिंदु है। कौन सा है, बलांगू किबुथु। बलांगू किबिथु किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में यह स्थित है। यानी कि भारत का पूर्वतम बिंदु कौन सा हो गया, बलांगू किबिथु अरुणाचल प्रदेश। अब इसकी भी देशांतरीय स्थिति क्या होगी, तो इसकी जो देशांतरीय स्थिति होगी वह होगी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यह जो है दोनों ही भारत के पश्चिमतम बिंदु और भारत के पूर्वतम बिंदु कौन से हैं, यह क्लियर हो गया। किस राज्य में है यह भी क्लियर हो गया, और कौन से देशांतरों पर स्थित है, यानी कि उनकी देशांतरीय स्थिति क्या है। अब इसके बाद हमें पूछा जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि अरुणाचल प्रदेश जहां पे भारत का पूर्वतम बिंदु है और गुजरात का वह स्थान जो भारत का पश्चिमतम बिंदु है, तो इन दोनों के बीच में समय का कितना अंतर है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देशांतरों के माध्यम से हम किसी स्थान के समय की गणना करते हैं, समय की क्या करते हैं, गणना करते हैं। और इसीलिए हमें यहां से पूछा जाता है, समझना क्या पूछा जाता है, भारत के पूर्वतम तथा पश्चिमतम बिंदु के मध्य समय का अंतर कितना अंतर है। तो अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि देशांतर के माध्यम से किसी स्थान के समय की गणना की जाती। ये ध्यान रखना, जब भी आपसे केवल भारत नहीं किसी भी राज्य के संदर्भ में, किसी भी क्षेत्र के संबंध में यदि समय की गणना पूछी जाती है तो आप वहां के देशांतरों का उपयोग करेंगे, क्योंकि देशांतरों के माध्यम से ही किसी स्थान के समय की गणना की जाती।
कैसे की जाती है? तो देखिए, 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना अंतर होता है? 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर यदि पार करते हैं तो 4 मिनट। क्लियर हो गया? अब देखिए, हमने कहा भारत का देशांतरीय विस्तार कितना अध्ययन किया? 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर, यहां हमने क्लियर किया। तो अब हमारा यहां से प्रश्न क्या बनता है कि जब भारत का देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर है, तो इसका मतलब है कि भारत के पूर्वीतम और पश्चिमतम बिंदु के मध्य जो अंतर है वह कितने देशांतर का हो गया? इतने देशांतर का हो गया। और 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट। अब यहां समझना, भारत के पूर्वीतम तथा पश्चिमतम बिंदु के मध्य समय का अंतर कैसे निकाला? कि देशांतर का अंतर है 29 डिग्री 18 मिनट इंटू 4 मिनट। 4 मिनट से इसको क्या कर दिया? गुणा कर दिया। और जब इनका गुणा करेंगे 4 मिनट से तो कितना आएगा? लगभग 117 मिनट आएगा और 12 सेकेंड। कैसे? देखिए, 4 को हम 18 से गुणा करते हैं और 4 को हम 29 से गुणा करते हैं, तो हमारे पास आता है 116 मिनट, सॉरी 116 मिनट 72 सेकेंड का जो है अंतर आता है। और इसी को ही हम पूरे शॉर्ट में लिखें तो इसमें अंतर जो आएगा वह आएगा 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकेंड, जिसको हम क्या लिखते हैं? लगभग 2 घंटे का। यानी कि भारत के पूर्वीतम और पश्चिमतम बिंदु के मध्य समय का अंतर कितना होता है? लगभग 2 घंटे होता है। जो राउंड फिगर में एग्जैक्ट पूछा जाता है तो 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड का अंतर आपको देखने को मिलता है। क्लियर होगा? तो ये ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। एक तो क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट जो समझने की बात है वह भी हम क्लियर करते हैं। इसके बाद पूछा जाता है कि भारत से गुजरने वाला मुख्य देशांतर कौन सा है। तो जब हमने देशांतरों के बारे में अध्ययन किया था, हाँ, उसी कड़ी में हम बात करते हैं कि अगला पूछा जाता है भारत से गुजरने वाला मुख्य देशांतर।
कि भारत से गुजरने वाला मुख्य देशांतर कौन सा है। अब हमने भी अध्ययन किया था कि किसी भी देश से गुजरने वाला जो मुख्य देशांतर जिससे उस देश के समय की गणना की जाती है और जो पूरे देश में लागू होता है उसे क्या कहा जाता है, मानक समय रेखा या प्रामाणिक समय रेखा। अब यहां से प्रश्न आता है कि भारत से गुजरने वाला मुख्य देशांतर कौन सा है, तो वह है भारतीय मानक समय रेखा। भारत से गुजरने वाला प्रमुख या मुख्य देशांतर कौन सा है, भारतीय मानक समय रेखा। और भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या 82 डिग्री 30 मिनट, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और इस भारतीय मानक समय रेखा को भारतीय प्रामाणिक समय रेखा भी कहा जाता है। अब यह कहां से गुजरती है, तो देखिए यह जो है भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद के मिर्जापुर के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती। क्लियर हो गया कि यह जो है भारतीय मानक समय रेखा यह कहां से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज है, प्रयागराज में मिर्जापुर के निकट यह नैनी नामक स्थान से गुजरती। लेकिन प्रश्न आता है कि यह जो है भारतीय मानक समय रेखा यह भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो उसकी भी बात करते हैं। तो देखिए यह जो है भारतीय मानक समय रेखा भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अब यह कितने राज्यों से गुजरती है इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यह जो हमारा भारत है
यह भारत है और भारत से गुजरने वाली यह भारतीय मानक समय रेखा है। अब यह कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो देखिए, यह सबसे पहले यह है उत्तर प्रदेश। कहां से गुजरती है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद कहां से गुजरती है? तो दूसरा यह मध्य प्रदेश। इसके बाद तीसरा जो है वह है छत्तीसगढ़। चौथा जो है वह है ओडिशा और पांचवा है वह है आंध्र प्रदेश। यानी कि यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहला है उत्तर प्रदेश, इसके बाद है मध्य प्रदेश, इसके बाद है छत्तीसगढ़, इसके बाद है ओडिशा और इसके बाद है वह है आंध्र प्रदेश। तो क्लियर हो गया, भारतीय मानक समय रेखा यह जो है कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अब यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है वह है कि इस भारतीय मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है, इसके सर्वाधिक निकट स्थित राजधानी कौन सी है? तो देखिए, भारतीय मानक समय रेखा के निकट स्थित राजधानी कौन सी है? तो यह भी क्लियर होना चाहिए। यह है रायपुर। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी रायपुर है, यह इसके सर्वाधिक कहां निकट स्थित है। जबकि दूसरा प्रश्न आता है भारतीय मानक समय रेखा के दूर स्थित राजधानी, और वह राजधानी कौन सी है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है, वह इसके सर्वाधिक जो है
वह दूर स्थित है। तो ये ध्यान रखना, यह कई बार हमें फैक्ट के रूप में पूछे जाते। इसके अलावा एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है, वह याद रखना है कि भारतीय मानक समय जो है वह ग्रीनविच माध्य समय से कितने अंतर के रूप में है। तो यह ध्यान रखना, एक पॉइंट और नोट कर लेना कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अब 5 घंटे 30 मिनट आगे का मतलब क्या है कि यदि ग्रीनविच माध्य समय पर दोपहर के यदि 12 बजे हैं तो भारतीय मानक समय रेखा यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उस समय शाम के 5:30 हुए हैं। तो इसीलिए हम देशांतर का जो प्रयोग है वह समय के रूप में करते हैं। तो ये था कि भारत की ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत भारत की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति, भारत का अक्षांशीय विस्तार जिसकी चर्चा हमने लास्ट क्लास में की थी, और आज हमने भारत के देशांतरीय विस्तार, भारत कितने देशांतरों के मध्य है, भारत की चौड़ाई कितनी है, और भारत का पश्चिमी बिंदु पूर्वी बिंदु कौन सा है, उन दोनों के मध्य समय का कितना अंतर है, और भारत से गुजरने वाला प्रमुख देशांतर जिसे हम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं वह कहां से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है, और भारत का जो समय है जिसे हम भारतीय मानक समय कहते हैं वह ग्रीनविच माध्य समय या जिसे हम विश्व समय या जुल्लू समय कहते हैं उससे कितना आगे। और इसी के आधार पे हमें प्रश्न पूछे जाते हैं, और जब हम पिछले पेपर्स का विश्लेषण करते हैं तो उसमें प्रश्न भी पूछा गया है कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है। हो सकता है इस बार आपसे यह पूछ ले कि भारतीय मानक समय वह ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है या कितना अंतर है, या फिर यह पूछा जा सकता है कि भारत की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है। तो इस भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति जिसको हम भारत की ग्लोबीय स्थिति की बात करते हैं, और ग्लोबीय स्थिति को लेके जितने भी प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम आगे की क्लास, जब भारत की अवस्थिति और विस्तार पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम जो है प्रश्नों की भी बात करेंगे कि किस तरह के प्रश्न पहले पूछे गए हैं और किस तरह के प्रश्न अब और पूछे जा सकते हैं, जिसका पूरा एक तरह से क्या कहें कि प्रश्न उत्तरी की क्लास भी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। कब करवाएंगे? जब भारत की ग्लोबीय स्थिति और भारत की जब भौगोलिक स्थिति, जब कंप्लीट भारत की अवस्थिति और विस्तार का टॉपिक हो जाएगा। अभी तक हमने केवल भारत की ग्लोबीय अवस्थिति को पढ़ा है जिसमें अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को पढ़ा है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को पढ़ा है, लेकिन भारत की अवस्थिति में हमें ग्लोबीय अवस्थिति के साथ साथ भौगोलिक अवस्थिति जिसमें हमें भारत के क्षेत्रफल को लेके, भारत की सीमाओं को लेके, भारत की जो स्थलीय सीमा, तटीय सीमा, उनको भी लेके प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आगे की क्लासों में करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ भारत की जो ग्लोबीय स्थिति है उसको लेके जितने भी प्रश्न हमें फैक्ट के रूप में, कॉन्सेप्ट के रूप में पूछे जा सकते हैं उन पे चर्चा की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।